हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकेंड चैप्टर को। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमने पहला चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शंस था अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। यदि आप उन टॉपिक्स को नहीं देखे हैं, उसका वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम सेकंड चैप्टर के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूपीपीटी बोर्ड में जो भी आपका सिलेबस डाला गया है, उस सिलेबस के तहत जो आपका टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है सेकंड चैप्टर का लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। तो उनमें क्या क्या टॉपिक हैं पहले ये हम देख लेंगे। उसके बाद प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, उन टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका डिफिनेशंस ऑफ फोर्स। डिफिनेशंस ऑफ फोर्स की बात करें यानी कि बल की परिभाषा देना है। सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा आपका कि बल क्या होता है। चूँकि आपने देखा होगा कि मैकेनिक्स की जब हमने परिभाषा बताई थी तो उसमें हमने बताया था कि बलों का व्यवहार, प्रकृति तथा उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या है, मैकेनिक्स है। उसके प्रभावों का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स है। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर यहाँ पे जो आपका बल वाला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर्स, तो उसमें ज़्यादातर बलों के विषय में ही अध्ययन किया गया है। और अगर देखा जाए तो ये मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है। तो जैसा कि पहला टॉपिक ही है आपका डिफिनेशंस ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा क्या है। तो बल के बारे में हम जानेंगे, बल क्या होता है, बल की परिभाषा क्या है, उसके विषय में पहला टॉपिक जानेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही कुछ यूनिट्स पढ़ाया था आपको, तो इसमें क्या करना है आपको, बल का मापन तथा उसकी इकाइयों को देखेंगे हम दूसरे टॉपिक में। और तीसरा टॉपिक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फोर्स, बल का ग्राफीय निरूपण देखेंगे। उसके बाद जो आपका चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स यानी कि बलों के प्रकार के बारे में देखेंगे, कौन कौन से बल होते हैं उसके बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स यानी बल के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, इसको देखेंगे हम आगे। फिर छठवां टॉपिक है आपका सिस्टम्स ऑफ फोर्स यानी बलों के निकाय के बारे में जानेंगे। उसके बाद है अगला सातवां टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस यानी बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम, कि बल कैसे स्थानांतरित होता है उसके विषय में। आठवां टॉपिक है लॉ ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ फोर्स, बलों के सुपरपोजिशन का नियम देखेंगे, जो कि आपका आठवां टॉपिक होगा। नौवें टॉपिक की बात करें तो रिजल्टेंस फोर्स एंड कंपोजिशंस ऑफ फोर्स, परिणामी बल तथा बलों का संयोजन, ये आपका टॉपिक है, परिणामी बल तथा बलों का संयोजन, इसको हम देखेंगे। और अगला जो है आपका 10वां लॉ ऑफ फोर्स यानी कि बलों के नियम, जैसे कि वहाँ पे आपका ट्रायंगल नियम है, त्रिभुज नियम है, बहुभुज पॉलीगन नियम है, चतुर्भुज, तो इन सारे नियम को हम वहाँ पर देखेंगे बलों के नियम में। अगला टॉपिक है आपका 11वां टॉपिक मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, मुक्त पिंड आरेख। उसके बाद 12वां टॉपिक जो होगा आपका 12 वाला, वो होगा इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि बलों की साम्यावस्था तथा प्रकार। और जो 13वां टॉपिक होगा आपका लॉमीज थ्योरम, लॉमी की प्रमेय होगी, लॉमी का प्रमेय होगा। उसके बाद लॉमी की प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में पूछा भी जाता है एग्जाम में। उसके बाद 14वां जो है टाइप्स ऑफ लोड यानी कि जो भार के प्रकार होते हैं, कौन कौन से लोड लगते हैं, उनके विषय में हम जानेंगे। और 15वां टॉपिक जो है आपका सपोर्ट्स एंड बीम एनालिसिस फॉर सिंपल सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर्स बीम। ये आपके टोटल 15 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में यूपीपीटी के अनुसार इंक्लूडेड हैं। उन सभी टॉपिक को हम एक एक टॉपिक करके फुल डिटेल वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे, इस टॉपिक को ऐसा बताया जाएगा यहाँ पर कि आप, जैसे कि आपने अभी क्या करना है, आप एकेडमिक सीजन में है, एकेडमिक सेशन में क्या होता है कि आप पढ़ने यानी कि पास होने के लिए पढ़ते हैं, पर यहाँ पे ऐसा आपको कुछ पढ़ाया जाएगा, आप अच्छे नंबर से तो पास होंगे ही होंगे। उस साथ ही साथ आप यदि जेई की भी तैयारी आगे करते हैं, जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक इतने डिटेल वाइज इतने अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक लेक्चर्स में आपके 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर, यानी कि अभी जो इसके साथ में ये जो इंक्लूडेड है उसमें भी आपका 4 टॉपिक डिस्कस होगा, उसको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा।
और जो भी डाउट रहे आपका वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में दे सकते हैं अपने डाउट को, और उस पर हम आपको पूरी तरीके से उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपका आज का पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका पहला टॉपिक रहेगा आज का डिफिनेशंस ऑफ फोर्स। तो हम फोर्स के बारे में जानते हैं। बल की परिभाषा की बात करें तो वह क्रिया जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे बल कहलाती है। यानी कोई वस्तु है, यदि उसकी स्थिति में हम परिवर्तन कर दें तो वो क्या कहलाएगी? बल कहलाएगी। और अगर उसी में हम थोड़ी सी बात करें तो अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, तो उस पर हम बल लगाकर उसे चलायमान कर देते हैं। और अगर गतिशील अवस्था में, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसे गतिशील अवस्था से विरामा अवस्था में ला सकते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है। या विरामा अवस्था में लाने की कोशिश कर सकते हैं, या हम चलायमान में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। तो अगर यही परिभाषा हम इंग्लिश में बात करें तो द एक्शन व्हिच change the positions of an object is called force. If an object is at rest, then force makes it move, and if it is in motions it can bring it to rest. यानी कि फ्रेंड्स ये हुआ द एक्शंस वी चेंज द पोजीशंस। यानी कि अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसके एक्शन लेने पे क्या हो रहा है? उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के, इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं? बल बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कोई वस्तु यदि रेस्ट मोशन में है तो उसको हम चलायमान अवस्था में ले जा सकते हैं। मेक्स इट मूव, एंड इफ़ इट इज़ इन मोशंस इट कैन ब्रिंग इट टू रेस्ट। यानी कोई चलायमान वस्तु है तो उसको हम रेस्ट यानी रोक सकते हैं, विरामावस्था में ला सकते हैं। तो यही आपका क्या है? यही आपकी बल की डिफिनेशंस थी। तो अगला टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक है आपका फोर्स की यूनिट। विभिन्न प्रकार की यूनिट्स होती है, उन यूनिट्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स सेकेंड टॉपिक है आपका, सेकेंड टॉपिक है यूनिट्स ऑफ फोर्स, बल की इकाई। बल की इकाई की बात करें तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के परिमाण के द्वारा फ्रेंड्स होता है F बराबर m में। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, F बराबर m में होता है। अगर हम बात करें जहाँ F बराबर क्या है? बल है, जिसको हम फोर्स बोलते हैं। उसके बाद आपका m बराबर है क्या? द्रव्यमान, जिसको हम मास बोलते हैं। और आपका है ए बराबर होता है त्वरण, जिसको हम एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यदि F बराबर बल हो, m बराबर द्रव्यमान हो, a बराबर त्वरण हो, तो यहाँ पे इस फार्मूले में यदि हम माने यदि हम m बराबर 1 kg, चूँकि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। 1 kg यदि m की जगह हम 1 kg ले लें, 1 kg, और उसके बाद a जो त्वरण होता है, त्वरण को हम मान लें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं F इक्वल टू m की जगह पे हमने रख दिया 1 kg मल्टीप्लाई a की जगह पे हमने रख दिया 1 इस वाली वैल्यू को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पे m की जगह हमने रख दिया 1 kg और a की जगह हमने रख दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बात करें आगे तो ये हो जाएगा आपका 1 kg, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 न्यूटन के नाम से जानते हैं, 1 न्यूटन के नाम से हम जानते हैं इसी को। या इसी का हम MKS प्रणाली में यदि मात्रक की बात करें, MKS यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, MKS प्रणाली में बल का
मात्रक किलोग्राम फोर्स होता है, किलोग्राम फोर्स होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक किलोग्राम फोर्स होता है। तो जैसा कि ये आपका न्यूटन के गति विषयक नियम के परिमाण के अनुसार यहाँ पे हमको क्या निकला, यानी कि यहाँ हम बता सकते हैं बल का मात्रक क्या हो सकता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 न्यूटन बोल सकते हैं, या एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक केजीएफ होता है। बात करें 1 kgf क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1 kgf किग्रा बल जो होता है, 1 kgf बल वह है जो 1 kg के पिंड में, यानी कोई 1 किलो का पिंड है, उस 1 किलो यानी कि हम मान लें ये कोई हमारा एक पिंड है, कितने का है, 1 kg का पिंड है, ठीक है ना। 1 kg का पिंड में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो। इसमें जो एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है वो कितने का, 9.81 का एक्सीलरेशन उत्पन्न कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम बल के नाम से हम जानते हैं। जहाँ यदि बात करें हो यार, जहाँ पे 9.8 जो होता है क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि कोई भी चीज़ ऊपर से पॉइंट लग रहा है, बल लग रहा है, तो वहाँ से हमें जो गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण ही हम टिके हुए हैं। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है, यानी कि पृथ्वी का एक्सेलरेशन जो होगा, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान कितना होता है, 9.81 उसका मान होता है। यही बात करें एसआई मात्रक, जो बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन भी होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये भी आप स्टार बना के लिख लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ें हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद सम यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड दियर रिलेशंस, कुछ यूनिट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, आपको उसे भी याद करके रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा जैसे 1 kgf इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। और 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻³ न्यूटन। कितना होता है, 10⁻³ न्यूटन। तो ये चीज़ आप अपने नोट में नोट कर लीजिए। बाकी आगे का टॉपिक हम देखते हैं, अगला टॉपिक जो कि आपका तीसरा टॉपिक होगा, उसको हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा तीसरा टॉपिक है और उसी में हम इंक्लूड कर दिए हैं आपका चौथा टॉपिक। तीसरा एंड चौथा एक साथ हो जाएगा दोनों टॉपिक, जैसा कि था हमारा चौथा और तीसरे में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स एंड ग्राफिकल्स रिप्रेजेंटेशंस। तो बात करें यहाँ पे बल के अभिलक्षण और बल का ग्राफीय निरूपण, यानी कि बल का अभिलक्षण किस तरीके से कर सकते हैं और उसका ग्राफीय निरूपण जो होता है किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें द क्वांटिटीज बाई व्हिच ए फोर्स इज फुल्ली रिप्रेजेंटेड आर नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ फोर्स। यानी कि इसमें फ्रेंड्स हमें कुछ फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, कुछ उनके अभिलक्षण दिए गए हैं। उन अभिलक्षण को किस तरीके से हम ग्राफीय रूप में देख सकते हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला होता है परिमाण। परिमाण क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई आपका फिगर जो यहाँ पे दिया हुआ है, उस परिमाण को हम यहाँ पे देखेंगे। द क्वांटिटीज ऑफ द फोर्स, यानी एफ कॉल्ड मैग्नीट्यूड, यानी किसी बल का परिमाण उसके कार्य कर सकने की शक्ति का बोध कराता है। तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, तो मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसे हमारा कोई यहाँ पे एक बल लग रहा है मैग्नीट्यूड की दिशा में, एफ की दिशा में, तो ये जो होता है आपका किस परिमाण होता है ये आपका, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि इस जो ये फोर्स लग रहा है, यही फोर्स, ये वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो ये फोर्स लगा, ये जो फोर्स लग रहा है, यही क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। उसके बाद बात करें, दूसरा होता है डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। जैसे कि बल की दिशा, यहाँ पे बल एक सदिश राशि है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, बल की दिशा, द वे इन एंगल व्हिच ए मेड बाय द फोर्स टू द इज डिसाइडेड द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे बात करेंगे तो जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी कि जब हम फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज़ में, तो वो फोर्स हमारा कहाँ जाएगा, किसी न दिशा में जाएगा, या तो उत्तर में जाएगा, या तो पूर्व में जाएगा, या तो पश्चिम में जाएगा, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी में भी किसी दिशा में पर्टिकुलर जब हम लगाएंगे तब वही क्या होगा, हमारा डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। डायरेक्शंस ऑफ फोर्स की बात करें तो जैसे थीटा एंगल किस दिशा में, इस दिशा में लग रहा है, तो पर्टिकुलर वहाँ पे हमको पता चलेगा किस दिशा में लगाना है, तो वही आपका क्या होगा, डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशंस। पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशंस की बात करें, अनुप्रयोग बिंदु, द पॉइंट एट व्हिच द
फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से मतलब हुआ कि जहाँ से हम बल लगा रहे थे, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा जहाँ से जा रहा था या जिस एंगल पे जा रहा था, उसका जो मेन एकदम एग्जैक्ट पॉइंट था, उस मेन पॉइंट को ही क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी जो हमारा एप्लीकेशंस था उसका मेन पॉइंट क्या होगा आपका, जहाँ से फोर्स यानी मैग्नीट्यूड गया और जो थीटा एंगल, किस थीटा एंगल से गया, वही आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस होगा। बात करें यहाँ पे अगला है आपका लाइन ऑफ एक्टिंग, यानी कि क्रिया रेखा। क्रिया रेखा की बात करें तो किसी बल की क्रिया रेखा के बिना बल को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका लाइन ऑफ एक्शन। जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक लाइन ऑफ एक्शन यानी कि यहाँ पे किसी बल, कोई बल होगा उसकी क्रिया रेखा के बिना, यानी कोई उसकी क्रिया रेखा होगी उसके बिना उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। यानी कि हमको कोई बल लगाना है तो किसी क्रिया रेखा में बल लगाएंगे, उसके बगैर हम बल नहीं लगा सकते हैं या उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कोई आपका पॉइंट हो गया, इसमें हमने दिखाया ये पॉइंट है, 4 होते हैं टोटल पॉइंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस ऑफ फोर्स होता है, लाइन ऑफ एक्शंस होता है। तो आप इस ग्राफ में इस तरीके से इसको दिखा के डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका तीसरा और चौथा टॉपिक खत्म हो गया। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे आपका पांचवा टॉपिक को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप उसको सेकेंड लेक्चर में आप देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।